वंदे मातरम। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कॉफ्रेंस इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक प्रासंगिक है, भारत विभाजन की विभीषिका। विभिन्न संस्थानों में इन दिनों भारत विभाजन पर तमाम चर्चे परिचर्चा का दौर चल रहा है। यह सत्य है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके लिए फ्रीडम शब्द की जगह शक्ति का हस्तांतरण शब्द का प्रयोग मिलता है, ट्रांसफर ऑफ पावर। आइए जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर की पृष्ठभूमि क्या थी और अंग्रेजों की क्या मजबूरी बनी और किस दिशा में एक कटे फटे टुकड़े को उन्होंने छोड़ दिया देश बनाकर, जिसको हम कहते हैं घून लगा पाकिस्तान, भारत से निकालकर अलग किया। 1946 में जब 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उस समय तक जिन्ना की, मुस्लिम लीग की, पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था। मार्च 46 तक पाकिस्तान की मांग नहीं माना गया था। अगस्त 47 में पाकिस्तान बन गया। इतने कम समय में कौन कौन सी गतिविधियां हुई कि पाकिस्तान का जन्म अपरिहार्य बन गया। इसके लिए हम आते हैं तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के कुछ कारनामों पर, जिन्हें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे, भारत में गवर्नर जनरल एंड वायसराय भेजने का निर्णय लिया। एटली ने घोषणा भी कर दिया कि अंग्रेज जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे, और यह घोषणा उनका इस आधार पर था कि देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों का दौर और देश के बाहर द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, नौसेना का विद्रोह, तत्कालीन परिस्थितियां, यह सब निर्णय लेने के लिए उन्हें विवश किया। इसी बीच 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे, जब कैबिनेट मिशन ने इनकार कर दिया पाकिस्तान बनने के लिए कि हम पाकिस्तान अलग प्रांत, अलग देश नहीं बनाएंगे, तो डायरेक्ट एक्शन हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा। फलस्वरूप एक सांप्रदायिक दंगे में पूरा देश सुलग पड़ा। मुस्लिम लीग ने एक नारा भी दे दिया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। यानी कि जब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो मुस्लिम लीग ने उसके पैरेलल एक आंदोलन चलाया, अंग्रेजों बांटो और भागो। इन्हीं परिस्थितियों में जब सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर था, तो 16 अगस्त 46 को कलकत्ता में भयानक दंगे हुए। सुहरावर्दी की सरकार ने उन दंगों को हवा दिया। ऐसे ही माहौल में नोआखाली, बिहार और देश के अन्य सांप्रदायिक दंगों के क्षेत्रों में गांधी जी ने दौरा किया। गांधी जी का हृदय रो पड़ा। नोआखाली की यात्रा में किसी तरह लोगों को समझा बुझा करके उन्होंने दंगों पर नियंत्रण पाई। इसका परिणाम ये देखने को मिला कि लॉर्ड माउंटबेटन ने यहां तक कह दिया कि जो काम 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी ने कर दिखाया। वास्तव में गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। तो ये वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा माउंटबेटन द्वारा गांधी जी को इसी समय दिया गया था, और एक अनुमान ये लगाया गया कि इस दंगों में लगभग 1,80,000 लोग मारे गए थे नोआखाली के आसपास। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में जब सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को नए गवर्नर जनरल के पद पर अपना पदभार ग्रहण किया और आने के साथ
उन्होंने भारत में विभिन्न नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी। इन नेताओं से मुलाकात का क्रम उनका इस प्रकार था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, अलग उनसे बातचीत करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल से अगले दिन मिलते हैं, फिर तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करते हैं और अंत में गांधी जी से मुलाकात करते हैं। और इन सब परिस्थितियों में माउंटबेटन बारी बारी से सभी को समझाने का यह प्रयास करते हैं कि भारत का विभाजन अब मजबूरी है। हालांकि माउंटबेटन अच्छे से जानते थे कि इससे न तो कोई समस्या का निदान संभव है, न ही सांप्रदायिक समस्या को दूर किया जा सकता है। इसलिए माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति हस्तांतरण के कार्य को, ट्रांसफर ऑफ पावर नॉट फ्रीडम, शक्ति हस्तांतरण के कार्य को जो एटली ने घोषणा बताई है जून 1948 में, वहां तक नहीं रोका जा सकता है। इसलिए यह कार्य अविलंब 1947 में संपन्न करना होगा। इसका एहसास माउंटबेटन को हो गया। इसलिए माउंटबेटन ने भारत विभाजन का निर्णय लिया। लॉर्ड माउंटबेटन अपने तरीके से भारतीय नेताओं को समझाने में सफल रहे, लेकिन मजबूरी में भारतीय नेताओं ने उनकी बात में हाँ मिलाया। ध्यान रहे यह मजबूरी क्या थी। बीपी मेनन कहते हैं कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल को यह समझाया कि गृह युद्ध होने से अच्छा है विभाजन को मान लीजिए। जिन्ना अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का चेतावनी मिला जिन्ना को कि यदि इस समय जो पाकिस्तान दी जा रही है उस पाकिस्तान को यदि आप स्वीकार नहीं करोगे तो हमेशा के लिए पाकिस्तान ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यानी जिन्ना की मजबूरी थी कि उसे धमकी भी दी गई कि यदि आप जैसा मिल रहा है वैसा नहीं लेते तो पाकिस्तान की बात भूल जाइए। इसलिए जिन्ना भी इन प्रकार मान गया। गांधी जी अंततः तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर से होगा। उन्होंने यहां तक भी सुझाव दे दिया कि जो अंतरिम सरकार बनाई गई उसके अध्यक्ष जिन्ना को बना दिया जाए। इससे सांप्रदायिकता और कत्लेआम को रोका जा सकता है। लेकिन इस बात को कांग्रेस और जिन्ना दोनों ने नकार दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यहां तक कहते हैं कि हम रोज रोज के इस सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब सर कटाना यानी विभाजन को बेहतर समझते हैं। इसी कड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया कि विभाजन एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसे तत्काल ठीक कर देना उचित है, क्योंकि यह नासूर सारे शरीर में जहर फैला सकता है। अतः उस भाग को काटकर अलग करना ही होगा। इन्हीं सब बातों के साथ राष्ट्रीय नेताओं के दबाव में अंततः गांधी जी भी विभाजन के लिए तैयार हो गए। हाँ, अंत तक खान अब्दुल गफ्फार खान, पीडी टंडन, अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी नेता अंत तक भारत विभाजन के विरुद्ध अड़े रहे। ये कभी नहीं चाहे कि भारत विभाजन हो। गांधी जी द्वारा बार बार जिन्ना को समझाने के लिए उनके आवास पर जाना किसी भी कांग्रेसी नेता को पसंद नहीं था, क्योंकि जिन्ना इससे हठी और अभिमानी हो गया था। मौलाना आजाद, सरदार पटेल और अन्य नेताओं को गांधी जी द्वारा बार बार जिन्ना के पास जाना, मिलना, उन्हें मनाने की कोशिश करना, ये सब कभी रास नहीं आया। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल यह समझ गए कि जिन्ना अपनी मांग से हटने वाला नहीं है। भारत की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए माउंटबेटन की बात मान लेना ही ठीक होगा। और अंततः यही हुआ। माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाया और इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इन सबको तैयार करने के बाद वे अपनी अगली रणनीति में जुट गए। इसी कड़ी में गोविंद वल्लभ पंत का भी स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, जब वो कहते हैं कि आज हमें
ऐसे हालात में पाकिस्तान और आत्महत्या में से किसी एक को चुनना होगा और ऐसे में हम पाकिस्तान का चयन करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का यह स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। मौलाना आजाद और गांधी जी भले ही किसी भी मूल्य पर तैयार नहीं थे, किंतु नेहरू, सरदार पटेल और माउंटबेटन, बीपी मेनन, इन सबके समझाने पर गांधी जी भी अंततः भारत विभाजन के लिए दुखी मन से ही सही तैयार तो हो ही गए। माउंटबेटन ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए कांग्रेस नेताओं को जब मानसिक रूप से तैयार कर लिया विभाजन के लिए, तो वायसराय के जो संवैधानिक सलाहकार थे बीपी मेनन, उन्हें योजना बनाने में शामिल नहीं किया। ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। ऐसे में माउंटबेटन ने जो योजना बनाई उसका कांग्रेसी नेताओं ने और मुस्लिम लीग ने काफी विरोध किया। फलस्वरूप माउंटबेटन की इस योजना के विरोध होने पर नेहरू और जिन्ना दोनों ने जब इसकी आलोचना शुरू की तो कांग्रेस पंजाब और बंगाल के विभाजन पर जोर देने लगी। जिन्ना इसे मानने को तैयार नहीं था। 5-6 प्रांतों के तटस्थ क्षेत्र यानी बफर जोन की मांग अब मुस्लिम लीग करने लगी थी। माउंटबेटन की योजना, जिसको मनबाटन योजना भी कहा जाता है, कि नेहरू द्वारा आलोचना होने लगी। उसके दोषों की ओर जब ध्यान दिलाया गया तो माउंटबेटन ने अपनी योजनाओं को रद्द कर दिया और दूसरी योजना बनाने के लिए बीपी मेनन को चयन किया, यानी बीपी मेनन को इसकी जिम्मेदारी दे दिया। फिर पंडित नेहरू, जिन्ना, पटेल जी, लियाकत अली खां, सरदार बलदेव सिंह, इन आदि नेताओं से महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया और उसके बाद पाकिस्तान का बनना तय हो गया। हालांकि सिख नेता ने भी स्वतंत्र रूप से सिख राज्य की मांग बनाए जाने की बात की थी, लेकिन माउंटबेटन ने इस बात को वहीं पर दबा दिया। सिख नेताओं की बात बहुत आगे नहीं जा सकी। अंततः पूरी तैयारी कर लेने के बाद जिन्ना 31 मई 1947 को लंदन चले जाते हैं और वापस वो आते हैं 2 जून 1947 को। वापस आने पर वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी और जिन्ना मोहम्मद अली खां, अब्दुल निस्तर और बलदेव सिंह आदि से विचार विमर्श पुनः करते हैं और उसके बाद एक अपनी रणनीति तय करते हैं। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों ने इस योजना की कटु आलोचना की, जो मनबाटन योजना या माउंटबेटन योजना थी, क्योंकि इसके द्वारा भारत का विभाजन किया जाना था। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि जिन्ना भी बहुत संतुष्ट नहीं था, लेकिन चर्चिल का जब संदेश मिला कि यदि उसे यह योजना स्वीकार नहीं होगा तो पाकिस्तान का विचार हमेशा के लिए वो समाप्त कर देंगे, इसलिए वो भी अधूरे मन से इस योजना को यानी माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेते हैं। अंततः 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना, जिसे हम माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना कहते हैं, प्रस्तुत किया गया। इस योजना के अनुसार अखंड भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाए। दूसरे, राज्यों की सीमा निश्चित करने के लिए पहले पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश, असम और सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए। सिंध विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। तीसरे, यह हुआ कि बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुला ली जाए और कोई पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो वहां विभाजन कर दिया जाएगा। अगला यह शर्त रखा गया कि भारत की सभा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और अपने अपने संविधान बनाएगी, जो संविधान सभा है। आगे इसमें रखा गया कि देशी रियासतों को भी यह स्वतंत्रता दे दी गई कि वे चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहें तो भारत में मिल जाएं और चाहें तो अपनी अलग अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। इस योजना को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया 16 जुलाई 1947 को। इसे पास भी कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश संसद में इससे अधिक तेज अब तक कोई विधेयक पास नहीं हुआ था जितने जल्दी में माउंटबेटन योजना को पास कर दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी विभाजन को मत विभाजन के बाद ही स्वीकार कर लिया गया, वहीं मुस्लिम लीग ने भी इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। अंततः
15 अगस्त 1947 से भारत दो टुकड़े बट गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना। 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो गई। 14 अगस्त की आधी रात को, बृहस्पतिवार 14 अगस्त को था और 15 अगस्त को शुक्रवार था। 14 अगस्त की आधी रात को जो 12 बजा 15 अगस्त शुरू हुआ। पंडित नेहरू ने देश को संबोधित किया, जिसे हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक भाफड़ के नाम से जानते हैं, जिसमें नेहरू जी कहते हैं कि जब आधी रात की इस घड़ी में पूरी दुनिया सो रही है तो भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। हमारे दुर्दिन खत्म हुए, भारत ने पुनः अपने आप को प्राप्त कर लिया। जनता खुशी से पागल हो उठी थी। चारों ओर गांधी जी के जयकारा लग रहे थे, मगर विभाजन के साथ दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा था, क्योंकि भारत को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया था। ये बॉर्डर लाइन कोई और नहीं, रेड क्लिफ आयोग ने तय किया था। जो रेड क्लिफ इसके चेयरपर्सन थे, जो रेड क्लिफ कभी भारत आया नहीं था, वो मानचित्र के आधार पर इसका विभाजन किया। उसके साथ 2 मुस्लिम और 2 हिंदू जज नियुक्त किए गए थे। कुल 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा रेड क्लिफ लाइन खींचकर भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान की राजधानी कराची घोषित हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए और भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन को ही रखा गया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से भारत सचिव और इंडिया ऑफिस को समाप्त कर दिया गया और ये हुआ कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 अधिनियम के अनुसार ही शासन चलता रहेगा। इस वीडियो के समापन में सांप्रदायिक दंगों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। इसमें जब भारत में रहने वाले मुसलमान जिन्ना से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो जिन्ना ने कहा था कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। हालांकि 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना यहां तक कहते हैं कि आपका धर्म या जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, परंतु राज्य के कारोबार में इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए जिस जिन्न को उन्होंने बोतल से बाहर निकाल दिया था, अब वे उसको फिर से बोतल में बंद करने की बेकार कोशिश कर रहे थे। सांप्रदायिकता की आग लग चुकी थी। चारों तरफ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। एक दूसरे को मतलब इसकी हम बहुत ही संक्षेप में अगर विवरण करें तो लगभग 1 लाख युवतियों का अपहरण हुआ था। उन्हें जबरन उनके बलात्कार हुए थे, उनकी हत्या हुई थी और इसमें पूरे नागरिकों का जो कत्लेआम हुआ था उनकी संख्या 1 करोड़ के आसपास बैठती है। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, मतलब एक पागलों की मानसिकता लिए लोग अपने हाथों में हथियार लिए गलियों कूचों में एक दूसरे को काटने और मारने के लिए दौड़े जा रहे थे। चारों तरफ गिद्ध और कौओं की टोली इन मांस को नोच नोच करके विभत्स और डरावनी स्थिति बना रखी थी। ऐसा नरसंहार पूरे इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो, जब हम एक दूसरे के खून के इस कदर प्यासे थे मानो यमराज का नंगा नाच दिन रात चल रहा हो। इसने गोरी, तैमूर और अब्दाली के अत्याचारों को भी तुच्छ कर दिया था। लोग निर्दोष रूप से मारे जा रहे थे। इतना भयानक कीमत चुका करके भारत की आजादी मिली थी। यही इसकी विभीषिका थी। भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के हिंदू विभाजन के बाद दंगाइयों द्वारा खदेड़े जा रहे थे। उनके जान माल की भी कोई सुरक्षा नहीं थी। इस अदला बदली में लगभग 60 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए थे। इनको पुनर्वास करने के लिए पुनर्वास विभाग की भी स्थापना की गई थी।
1951 तक सरकार ने यह समस्या शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर के सुलझाने में सफल पाया। सिविल सेवाओं के बंटवारे के लिए बंटवारा परिषद गठन किया गया था, जिसके चेयरपर्सन लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। इसमें लगभग 2 लाख सिविल अधिकारियों को उनसे उनकी मर्जी के हिसाब से भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। संपत्तियों के बंटवारा में पाकिस्तान को 55 करोड़ की नगद धनराशि गांधी के जिद पर भी दिया गया था, और तब तक जब तक कि 1948 में पाकिस्तान ने अपना रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बना लिया, तब तक यह मदद जारी था। इस प्रकार निरंतर संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद भारतीय नेताओं और राष्ट्रवादियों के असीमित त्याग से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यद्यपि 15 अगस्त 1947 को भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुआ, किंतु सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अभी भी उनको संघर्ष करना शेष था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत को आजादी तो मिली, पावर का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन इतने कत्लेआम के बाद उसकी खुशी नहीं रही, उसकी दर्द, उसकी वेदना आज भी रिश्ती है, जिसे हम भारत विभीषिका के रूप में अमृत महोत्सव के दौरान इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। ईश्वर न करे किसी देश की इतनी निर्ममता से बंटवारा हो, इसलिए अंग्रेजों का छोड़ जाना उनका कोई एहसान नहीं था। ये उनकी एक कुत्सित डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उन्होंने सर सैयद अहमद खां को लेकर शुरू किया था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हवा दी थी। 1906 में मुस्लिम लीग के स्थापना के बाद इसको एक मंच दिया था। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट के बाद एक धारा दी थी संवैधानिक, उसको वैधानिकता का रूप दिया था। वही 1930 में इकबाल और 1933 के बाद 40 तक लाहौर आते आते उसको एक शब्द दिया, और लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के विभाजन की बात उठी। 46 तक भले न मानी गई कैबिनेट तक, लेकिन 46 से लेकर के 47 के 1 वर्ष के बीच में जिन्ना की जीत और बाकी तमाम सांप्रदायिक हिंसा और शासन प्रशासन की विकलांगता ने यह तय कर दिया कि अब कोई विकल्प नहीं कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनकर रहेंगे। इसलिए इस विभीषिका इस भारत विभाजन की जो विभीषिका है, इसे हम आज याद करके आज भी सिहर उठते हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।